अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नफ्सियाती आजमाइशें, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। साइकोलॉजिकल टेस्ट की जो ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं वो दो हैं। एक है नॉन प्रोजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मेथड्स, जिसे गैर तजलीली या मरूज़ी तरीके कहते हैं। दूसरी है प्रोजेक्टिव और सब्जेक्टिव मेथड, तजलीली या मौजूई तरीके। जैसे पेपर होता है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और सब्जेक्टिव पेपर होता है, इसी तरह से ये टेस्टिंग होती है। अब ज़रा ये जहन में रखें कि हमने साइकोलॉजिकल असेसमेंट करनी है थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, यानी कि नफ्सियाती आजमाइशों की मदद से किसी की जांच करनी है। अब उसमें आमतौर पे शख्सियत के कुछ पैमाने हैं। शख्सियत पर्सनैलिटी की असेसमेंट के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं, सबसे पहले उसकी बात होगी। ऑब्जेक्टिव टेस्ट की स्कोरिंग जो है उसका मेथड प्री डिसाइडेड होता है, जबकि प्रोजेक्टिव का भी प्री डिसाइडेड होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव का ऐसे होता है कि कोई फ़र्क नहीं आ सकता। जैसे आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट दें तो जो स्कोरर है, जिसने इंटरप्रेट करना है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। आपके 4 MCQs गलत हैं तो वो गलत करने ही पड़ेंगे उसे, जो सही हैं वो सही करने पड़ेंगे। इस तरह से साइकोलॉजिस्ट की मदाखलत ऑब्जेक्टिव टेस्ट में बहुत कम होती है, यानी कि जो चीज़ है वो करनी पड़ेगी। जबकि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं उसमें साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टिव टेस्ट एक साइकोलॉजिस्ट ने किया तो रिज़ल्ट थोड़े से और किस्म के आ सकते हैं, और किसी दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने किया तो रिज़ल्ट कुछ और भी आ सकते हैं, थोड़े थोड़े। तो इसका मतलब है कि इसमें बायसनेस है, इसमें साइकोलॉजिस्ट की अपनी पर्सनैलिटी का अमल दखल भी है और इंटरप्रेट करने का भी फ़र्क आ सकता है। सबसे पहले हैं सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज़, ज़ाती जायज़े की फ़हरिस्तें कहते हैं। एक बंदा है बैक, अरुण बैक, उसने डिप्रेशन इन्वेंट्री बनाई। इन्वेंट्री कहते हैं फ़हरिस्त, जिसमें ना कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं तो इंसान ने खुद ही वो बताने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन उसमें ये है, क्या आपके असाब कमज़ोर हो गए हैं? आगे ऑप्शंस होंगी, इंतहाई ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं, कुछ हद तक, ऐसे ऑप्शंस होंगे। तो जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं वो वहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें पता चल जाएगा। जब इसकी स्कोरिंग करेंगे तो उसके मार्क्स प्लस होंगे। जिसने कहा कि बिल्कुल नहीं, उसे 1 मार्क मिलेगा या 0 मिलेगा, 1 2 3 ऐसे उसकी रैंकिंग होगी। तो पूरे क्वेश्चंस के फिर वो टोटल हो जाएंगे। BDI, BAI, बैक एंग्जाइटी इन्वेंट्री, जितनी भी फहरिस्तें हैं इसमें इंसान चूज़ कर लेता है। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज़ के बाद जबरी इंतखाब का तरीका, जिसे फोर्स्ड चॉइस टेक्निक कहा जाता है, यानी आपने कोई एक चुनना ही है। मतलब आपको कहा गया, जब हम किसी बच्चे को चेक करें ना, उसमें सीरियल कोरिलेशन बहुत पाया जाता है। सीरियल याद करने के, फिर आप बच्चे से पूछें कि आप छिपकली हो या मेंढक, तो वो कुछ बच्चे होंगे जो बाद वाला है ना वो कह देंगे, हालांकि दोनों ही ऑप्शंस अच्छी नहीं है, लेकिन फोर्स्ड चॉइस है कि इसमें से ही बताना पड़ेगा। अच्छा बच्चा तो मैंने कहा ही नहीं, या छिपकली या मेंढक, तो उसमें से इसे कहते हैं फोर्स्ड क्वेश्चंस। तो जो ऑप्शंस दे दी जाएंगी ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी कहलाते हैं, उस ऑप्शंस में से ही कोई क्लिक करना पड़ेगा। ओपन एंडेड में ये होगा कि क्लाइंट को या जिसका टेस्ट हो रहा है उसे एक चॉइस दी जाएगी कि वो खुद से बता सकता है कि ऐसा है तो क्यों ऐसा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ टेस्ट हैं जो पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज़ हैं और पर्सनालिटी टेस्ट हैं। 16 आंसरी सवालनामा है, 16 PF इसे हम कहते हैं। 16 PF 16 आंसरी सवालनामा, इसमें 16 फैक्टर्स दिए गए हैं किसी भी पर्सनालिटी के। अब पर्सनालिटी को चेक करने के लिए कैटल ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स बयान किए कि इंसान या तो कोल्ड होगा या वार्म होगा। कुछ लोग होंगे बस सर्द मिजाज होंगे, कुछ गर्म जोश होंगे। तो इंसान को अपना पता होता है कि मुझे लगता है मैं सर्द मिजाज हूँ, मैं ज़्यादा घुलता मिलता नहीं हूँ, मुझे लगता है मैं गर्म जोश हूँ, मैं बड़ा अच्छा सा दूसरों के साथ घुलता मिलता हूँ। तो अपनी पर्सनालिटी के हवाले से वो यहाँ से चूज़ कर लेगा, पता चल जाएगा कि कौन से फैक्टर उसमें पाए जाते हैं। ये सारा टेस्ट नज़र आ रहा है आपको, 16 है। हर चीज़ के मुतबादल भी एक ऑप्शन है। अगर वो ग्रोह पर इन्हिसार करने वाला है तो फिर वो खुद कफ़ील भी है, यानी कि या तो वो कहेगा मैं ग्रोह पर इन्हिसार करता हूँ, मेरी फैमिली मेरा ग्रोह है, मैं उन पर डिपेंड करता हूँ सारा कुछ। कहेंगे मैं खुद कफ़ील हूँ, मैं अपने काम खुद करता हूँ, मैं अपने आप को खुद चलाता हूँ। या वो बेयकीन होगा या वो मुहतात होगा, या वो मुतमिन होगा, आसूदा होगा, या वो बेचैन रहेगा। तो वो कोई भी इसमें से
16 हम अपने क्लाइंट को देंगे 16 PF और उसे कहेंगे इनमें से जो तुम्हें अपने अंदर लगता है उसे क्लिक कर दो, तो हमें उसकी पर्सनालिटी का एक अक्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो टेस्ट है उसे कहते हैं MMPI, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ये टेस्ट जो है इसमें इसे उर्दू में कसीर रुखी जायज़ा शख्सियत कहते हैं। ये भी इन्वेंट्री है, ये भी ऑब्जेक्टिव मेथड है। अब इसमें स्केल्स दिए गए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, MMPI के स्केल से पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये टेस्ट है किस चीज़ का। इस टेस्ट का एक पस मंज़र है, ठीक है, इसका एक बैकग्राउंड है, कितने मरीज़ों पे रिसर्च हुई, 399 इसमें बयानात थे, कमोबेश भी किए गए। पाकिस्तान के कराची में एक डॉक्टर थे लईक मिर्ज़ा, उन्होंने इसे मॉडिफाई किया उर्दू में और पाकिस्तान लेके आए इस टेस्ट को। ठीक है, अगर इसमें मुख्तलिफ़ बीमारियों के सवाल दिए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे 500 सवाल पूछूंगा और मैं वो DSM में मौजूद बीमारियों में से 3-3 क्वेश्चन पूछूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बीमारी है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसमें है कि इंसान बार बार रेपिटेशन करता है एक्ट की, वो हाथ धोता रहता है, नहाता रहता है, कुंडियाँ चेक करता रहता है, कपड़े साफ़ करता रहता है, झाड़ता रहता है, जरासीम लग गए ये वो, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह से स्किज़ोफ्रेनिया के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, साइकोसिस के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। यानी कि जो मेजर बीमारियां हैं उनको लेके मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जब हम अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि क्या तुम्हें कुछ ऐसे लोग नज़र आते हैं जो दूसरों को नहीं नज़र आते, अगर उसे ये प्रॉब्लम होगा, हेलुसिनेशंस होंगे उसे, तो वो फ़ौरन क्लिक कर देगा। ठीक है, अब इस टेस्ट की स्कोरिंग के लिए जो डॉक्टर लईक मिर्ज़ा इसे लेके आया, तो उसने हमारी आबादी को मद्देनज़र रखते हुए बीच में से कुछ क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर लिया। बाहर के कल्चर के मुताबिक थे क्वेश्चंस, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ सेम जेंडर मैरिजेज़ होती हैं, तो वहाँ शराब नोशी आम है, जायज़ है, समझी जाती वहाँ पे, तो उसके मतलब जो ज़्यादा क्वेश्चंस थे वो एलिमिनेट कर दिए कि यहाँ पे अगर पूछेंगे तो वो थप्पड़ भी मार सकता है आपका क्लाइंट कि ये मेरे से क्या बेहुदा बात पूछ रहा है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे ऐड हैं, अभी भी ये टेस्ट ऐसा है कि जिस पे अगला बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, ये मेरे से क्या पूछ रहा है। ठीक हो गया। तो इसमें 4 जो स्केल हैं उसे वैलिडिटी स्केल कहते हैं, मकबूलियत के पैमाने। यानी कि हम अपने क्लाइंट को झूठ नहीं बोलने देंगे, हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये कहीं पे या तो इसने सोचे समझे बिना ही अपनी जान छुड़वाने के लिए इतने ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं 399, तो इसने जानबूझकर सर खपाने की बजाय जल्दी से जवाब दे दिया। यहाँ से पता चल जाएगा। पहला है क्यू स्कोर। क्यू स्कोर ऐसे बयानात पर मुश्तमिल होता है जिनका जवाब फ़र्द नहीं देना चाहता, यानी जिन बयानात को वो छोड़ देता है वो सारे के सारे क्यू स्कोर में हम आखिर पे जमा करेंगे। हम चेक करेंगे इस बंदे का क्यू स्कोर कितना। क्यू स्कोर से मुराद क्या होगा कि इनके जवाबात कैन नॉट से, हम कहते हैं इसे, इनके जवाबात उसने देने से इनकार कर दिया, उसने इसका जवाब नहीं दिया। हाँ, ताहम एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते हम मोटिवेट ज़रूर करेंगे। ठीक है, इस टेस्ट में कोई मुश्किल नहीं है। ये टेस्ट 6 ग्रेड स्कूलिंग जिसने की है वो आराम से कर सकता है। आपका क्लाइंट अगर 6ठी जमात तक पढ़ा है ना, उसे इस टेस्ट की आसानी से समझ आ सकती है। आप किसी नर्स को दे सकते हैं, आप किसी को भी दे सकते हैं, असिस्टेंट को दे सकते हैं। वो स्कोरिंग हमने खुद करनी है, फिल अप करवाना है, क्लिक करने हैं, वो आप किसी से भी करवा सकते हैं, आपका क्लाइंट खुद भी कर सकता है। यानी कि इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। कैन नॉट से समझ आ गया। वैलिडिटी स्केल, मकबूलियत के पैमाने में दूसरा जो स्केल है उसे कहते हैं एल स्कोर, इसे कि लाई स्कोर कहते हैं। एल स्टैंड्स फॉर लाई, ये मुखफ़फ़ है, एब्रीवेशन है। हमारा क्लाइंट जब झूठ करेगा तो पकड़ा जाएगा। यानी कि इस MMPI टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, वर्डिंग बदल के। ये क्वेश्चन 8वें नंबर पे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप सुस्त हैं, उसने कहा नहीं। और 44 नंबर पे फिर एक क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि आप सुस्त नहीं हैं, तो उसने यहाँ पे भी कह दिया कि उसने कहा कि हाँ मैं सुस्त हूं। अगर सेम नहीं है उसका आंसर, कॉन्ट्राडिक्शन, तो वो इसमें आ जाएगा एल स्कोर में, करके क्वेश्चन वही रहेगा। हाँ, वर्डिंग चेंज है। इससे ये होगा, पता चलेगा कि हमारा क्लाइंट वाकई चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा था, बता रहा था, या ऐसे ही उसने बस अपना ना जान छुड़वाई है। तो जितने भी वो झूठ वाले क्वेश्चन होंगे वो सारे यहाँ पे हम जमा करेंगे। ये स्कोर ऐसे बयानात पर मुश्तमिल होता है जिनका जवाब देते हुए फ़र्द झूठ का सहारा लेता है, क्योंकि मामूल
खुद को बेहतरीन बनाकर पेश करता है ना। जब भी आप किसी की टेस्टिंग करेंगे तो वहाँ पे क्लाइंट जो है वो तसन्नो बनावट शो करेगा, नहीं जी मैं तो बिल्कुल ठीक, मुझे तो कोई मसला नहीं। उसके बाद होगा एफ़ स्कोर। एफ़ स्कोर फ़र्द की लापरवाही और बेतवजही का इजहार होता है। पता चल जाएगा कि उसने ऐसे ही बेसोचे समझे ही जवाब दे दिया। इस स्कोर का मतलब है कि ममूल ने बयानात को समझने और जवाबात देने में बहुत गलतियाँ की हैं। ये स्कोर सारी आजमाइश की मकबूलियत की अक्कासी करता है। आखिर पे पता चल जाएगा, इस एफ़ स्कोर से पता चल जाएगा कि हमारा जो क्लाइंट है उसने दिलचस्पी का इजहार ही नहीं किया, अगर बहुत ज़्यादा एफ़ स्कोर आ जाए तो। उसके बाद जो 4 स्केल है इसे के स्कोर कहते हैं। इसका ताल्लुक एल और एफ़ दोनों स्कोर से हैं। एक तो उसने झूठ बोला, एक उसने बेतवजही से बयानात दिए, दोनों को जमा करके के स्कोर में रखेंगे। गॉट इट। इस स्कोर की ज़्यादती फ़र्द की बेहद मोहतात रवैये को ज़ाहिर करती है। अगर इसमें जवाबात ज़्यादा आ जाएँ, पता चल जाएगा फ़र्द बहुत मोहतात था अपने इमेज को लेके, सेल्फ इमेज को लेके, उसे झूठ बोलना पड़ा, अपने आप पे पर्दे डालने पड़े। ये ठीक है, तो यहाँ पे ये स्कोर पता चल जाएगा। जबकि बहुत कम स्कोर मामूल की हद से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी की अक्कासी कर। अगर किसी का के स्कोर बहुत कम है तो पता चल जाएगा कि मामूल बहुत बेतकल्लुफ़ था, उसने सीधे जवाब दिए हैं जो उसे लगा। यानी मामूल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका इमेज कितना बिगड़ रहा है। इसमें बड़े अजीबोगरीब क्वेश्चंस हैं जो पूछतेंगे तो मामूल अपना सेल्फ इमेज अच्छा साबित करने के लिए कोशिश करेगा। तो अगर के स्कोर कम है तो इसका मतलब इसने अपने इमेज पे ज़्यादा गौर नहीं किया, इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिए। गॉट इट। उसके बाद लिखा है ये स्कोर पूरी आजमाइश के लिए करेक्शन फैक्टर होता है। इस पैमाने के स्कोर को मुख्तलिफ तनासुब के 4 मुआलजाती स्कोर में शामिल किया जाता है। अब ये मुआलजाती स्केल जो है वो नीचे 10 मुआलजाती स्केल है। मुआलजाती का मतलब है जिसमें क्लिनिकल डिसऑर्डर का पता चलेगा, 10 बीमारियों के मतलब सवाल होंगे। तो जो के स्कोर है वो 4 बीमारियों में आएंगे। अब पढ़ते हैं हम क्लिनिकल स्केल। इसमें 4 वैलिडिटी स्केल हैं और 10 क्लिनिकल स्केल हैं। अब ये असल तो ये हैं क्लिनिकल स्केल हैं जो बीमारियों का पता लगवाएंगे। ये 4 स्केल इस टेस्ट को वैलिड करने के लिए, ताकि इसका म्यार बरकरार रहे, वरना झूठ बोल के कोई चला जाए। ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बीमारी जिसके के बारे में कोई 4-5 क्वेश्चन होंगे वो है मराक। ये बेस है, ठीक है। ये मराक के बारे में क्वेश्चन होंगे। ये स्कोर फ़र्द के जिस्मानी अफ़आल के बारे में मुहतात और फ़िक्रमंद रवैये को ज़ाहिर करता है। फ़र्द छोटी छोटी अलामत को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। आपका क्लाइंट अगर ज़रा सी बात को लंबा कर करके बढ़ा चढ़ा के बयान करे, समझ लें कि उसमें हाइपोकॉन्ड्रियासिस की सिम्टम्स पाई जाती हैं। ये असल में DSM-4 की बीमारी है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, जिसे उर्दू में मराक कहते हैं। इसमें इंसान अपने छोटे छोटे दुखड़ों को बड़ा बड़ा समझता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई छोटा सा पिंपल निकल गया ना, उससे सोचेगा कहीं यह कैंसर तो नहीं, हल्की से स्टमक में पेन हुई कहीं मुझे अल्सर तो नहीं, हल्की सी खांसी आ गई 2-4 दिन, मुझे लगता है मुझे टीबी होने वाला है। ये बड़ी बड़ी बीमारियों को सोचेगा। ठीक है, क्या आपको समझ आई? तो हम जब सवालात में से ऐसे सवालात पूछेंगे तो फ़ौरन पता चलेगा कि इसे टेंडेंसीज़ हैं, इसका रुझान है मराक की तरफ, हाइपोकॉन्ड्रियासिस की तरफ। वो समझता है कि कोई बड़ा मर्ज़ इस पर हमला आवर होने वाला है। इस स्केल पर ज़्यादा स्कोर करने वाला फ़र्द मराक की मौजूदगी साबित करता है। जिसका इसके सवालों में ज़्यादा स्कोर आ गया, समझ लें कि उसे या मर्ज़ है या होने जा रहा है। ठीक है। इसके जब स्कोरिंग करेंगे तो स्कोरिंग में दिया होता है कि अगर इतनी रेंज पे चला गया स्कोर तो इसका मतलब उसे ये मर्ज़ है। उसके बाद डिप्रेशन स्केल है। इस स्कोर में फ़र्द में अफसुर्दगी की निशानदेही होती है। अच्छा, डिप्रेशन एक बड़ी बला है, एंग्जाइटी एक छोटी बला है। एंग्जाइटी रिलेटेड टू फ्यूचर रेलिवेंट, यानी कि फ्यूचर रेलिवेंट इवेंट्स को लेके जब कोई भी बंदा परेशान हो तो उसे कहते हैं एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी सम एक्सटेंट अच्छी होती है। अगर आपको पेपरों की थोड़ी सी फ़िक्र होगी तो फ्यूचर रेलिवेंट थोड़ा सा आप टेंशन लेंगे तो आप पढ़ेंगे। अगर आपको कोई टेंशन ही ना हो आप पढ़ेंगे नहीं। ठीक है। तो एक हद में अगर एंग्जाइटी हो तो वो इंसान को काम करने के लिए उभारती है, मोटिवेट करती है। अगर एक हद से एंग्जाइटी बढ़ जाए तो इंसान हाथ पाँव छोड़ देता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, सिचुएशन का वो विक्टिम हो जाता है। डिप्रेशन जबकि बड़ी बला है। डिप्रेशन में इंसान अपने माजी को, अपने हाल को और अपने आने वाले वक्त को बिल्कुल ही ज़ाया समझता है और बहुत ही बुरा समझता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा सारा बुरा ही है चल रहा।
इस स्कोर से फ़र्द में अफसरदगी की निशानदेही होती है, यानी कि हमें ऐसे क्वेश्चंस शामिल करने होंगे जो MMPI टेस्ट है उसमें डिप्रेशन के रेलिवेंट सवाल होते हैं। ये स्कोर फ़र्द के पस्त अखलाकी हौसले पता चल जाता है, इसमें खुद अतमादी नहीं है, इसमें हौसला नहीं है, तन्हाई पसंद है, ये गिरदो पेश में कोई दिलचस्पी नहीं लेता, ये अफसरदगी बजाते खुद मर्ज़ के अलावा दीगर अमराज का नतीजा भी हो सकता है। किसी दूसरे मर्ज़ से भी ये चीज़ पैदा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोई शुगर का प्रॉब्लम है या कोई भी और इशू है, जी तो वो परेशान रहना शुरू कर दें और वो इतना परेशान रहे कि वो डिप्रेशन में चला जाए। ये बड़ा कॉमन है। तो हॉस्पिटल्स में साइकोलॉजिस्ट की तैनाती इसी वजह से होती है कि वहाँ पे कोई गाइड करने वाला हो कि इंसान अपनी बीमारी को लेके अपने फ्यूचर को ले इतना ज़्यादा ना सोचे कि मैं तो अब गया मैं, ठीक है। इसके बाद है हिस्टेरिया। ये एक पुरानी बीमारी है। हिस्टेरिया समझा जाता था कि ख़वातीन में पाया जाता है, मर्दों में नहीं पाया जाता। बाद में जदीद साइंटिफिक रिसर्चेस ने साबित किया कि हिस्टेरिया मर्दों में पाया जाता है, ठीक है। हिस्टेरिया के इन्होंने कोई ज़्यादा अलामत नहीं बयान की क्योंकि ये मर्ज़ ऐसा है, लेकिन हिस्टेरिया के क्वेश्चन शामिल कर दिए जाते हैं। हिस्टेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान अपनी नस्ल बढ़ाना चाहता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि गेटिंग मैरिड, बच्चे हों मेरे, और ऐसी ख़वातीन जिनकी शादी नहीं हो रही होती और एज एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाती है। अब इंसान की बायोलॉजी अल्लाह ताला ने ऐसे बनाई है कि ख़ास एज में जाके पेरेंटिंग एटीट्यूड आता है कि मैं वालिद बन जाऊँ या मैं वालदा बन जाऊँ, मेरे बच्चे हों, मैं निगहदाश्त करूँ। और जब सीन ही बहुत पीछे होता है बंदे का, स्टेटस करंट स्टेटस ये होता है कि दूर दूर तक शादी का इम्कान ही नहीं, ठीक है, तो फिर ये बीमारी लाहक हो जाती है। इसमें यूट्रस जो है वो बच्चे की तलब करता है। इस तरह से बाद में रिसर्चेस ने साबित किया कि ये मेल में भी हो सकता है कि वो भी एक ख़ास उम्र में जाके ये चीज़ सोचेगा कि वो किसी की निगहदाश्त करे। तो जब उसकी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हैं, तो फिर उसे एक एंग्जाइटी होगी। तो इसके रिलेटेड सवालात शामिल कर देंगे। अगर उस सवालात में स्कोर ज़्यादा आए तो समझा जाएगा कि हिस्टेरिया है किसी को। उसके बाद है एंटी सोशल पर्सनालिटी या समाज दुश्मन। कुछ सवालात ऐसे शामिल किए जाएंगे जिससे फ़ौरन पता चलेगा कि ये जो बंदा है या बंदी, ये समाज सोसाइटी से बगावत है, सोसाइटी के ख़िलाफ़ है, ठीक है। फ़ौरन पता चल जाएगा कि डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी है, तबाहकुन पर्सनालिटी है इसकी, ठीक है। तो इसमें अगर किसी के पता चला गैर जज्बाती है, बिल्कुल, इनको तो नहीं पता कि मैं ऐसा हूँ, इनको तो खो बुरा ही लगता है। फ़लाँ के घर के बाहर अगर पौधे हैं तो इनको गुस्सा आएगा कि ये पौधे क्यों हैं, इन्होंने क्यों ऐसे किया हुआ। ये हो सकता है कि ये तबाह करें, ठीक है, नुकसान पहुँचाएँ। ये बच्चे में जब ये सिम्टम्स आती है ना, कंडक्ट डिसऑर्डर हो जाता है बच्चे में, बच्चा एंटी सोशल होना शुरू कर देता है, बागी होता है, घर में प्यार नहीं मिल रहा, बाहर जाके मारदाड़ करता है। तो अब बड़ा होगा तो फिर उसमें समाज दुश्मनी आएगा, वो चोर डाकू बनेगा या कत्ल वगारत करेगा, ठीक है, बेहिस होगा बेसिकली वो। और एक वाक़े के बाद ये सबक नहीं सीखते। कोई एक वाक़या आ गया, पुलिस ले गई, मामला बढ़ गया, उसके बाद भी ये सबक नहीं सीखेंगे, फिर वैसे ही रहेंगे। तो इसका मतलब है ये इनका ज़हनी प्रॉब्लम है। इसके बाद है इंटरेस्ट स्केल। मेल फीमेल का इंटरेस्ट स्केल है कि इंसान ऑपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन रखता है कि नहीं। हमारे यहाँ आमतौर पे थोड़ा सा अगर पिछले दौर में जाए ना, तो ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी और इसको अच्छा नहीं समझा जाता था, ठीक है। आपने वो मूवी भी देखी होगी अंग्रेज़, उसमें वो शो करवाता है कि बीवी से भी बंदा इतना दूर रहता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, ठीक है। तो फिर ऐसा होता है कि ये ज़हनी सेहत होती है कि अगर अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन हो तो शादियां बड़ी सक्सेसफुल होती हैं, इंसान नेचर के ज़्यादा करीब होता है। कुदरत तो यही कहती है ना, नस्ल बढ़ानी है। तो अगर ये ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेल को कोई कशिश ही ना हो फीमेल में, या फीमेल को कोई अट्रैक्शन ही ना हो, तो ये बीमारी है, ये ज़हनी बीमारी है। और ये मगरब में बहुत ज़्यादा है, वो कल्चर ही और हो गया, सेम जेंडर अट्रैक्शन में चले गए, ठीक है, और लीगली उसे अलाउ कर दिया गया। ये स्केल अगरचे किसी मर्ज़ की निशानदेही नहीं करता। ये देखें, पहले ये मर्ज़ समझा जाता था, आजकल तो इसे मर्ज़ भी नहीं समझा जाता। DSM-5 में एलिमिनेट कर लिया कि अगर सेम जेंडर इश्यूज़ हैं तो ये मर्ज़ नहीं है,
हालांकि ये चलता है, हमारी ये सोसाइटी normal हाँ है। चलता है, ठीक है। हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन इसके स्कोर से अंदाज़ा होता है कि फ़र्द का रुझान, दिलचस्पी मर्दानगी और नस्वातियत में किस तरफ है। अब ये देखें कैसे बयान को इन्होंने मोल्ड कर दिया। पहले ये था कि मर्द का रुझान है कि नहीं है, अब कहा जाता किसी भी बंदे या बंदी का हो सकता है। रुझान फीमेल की तरफ है या मेल की तरफ है। हालांकि ऑप्शन ये होना चाहिए कि किसी भी बंदे का रुझान है उधर कि नहीं, ऑपोजिट की तरफ, और किसी भी बंदी का ऑपोजिट की तरफ रुझान है कि नहीं, ये देखना चाहिए। अब देखा क्या जाता है कि किसी भी मेल या फीमेल का रुझान किस तरफ है, इट्स ओके, ये वाली फील दी है। हालांकि ये एक जहनी मर्ज़ है, लेकिन इसे जहनी मर्ज़ नहीं कहा जाता DSM-5 में। सिर्फ ये देखा जाता है कि कितना कोई किसी से दूर है, कोई फीमेल हो के फीमेल से दूर है या मेल से दूर है, या कोई मेल हो के फीमेल से दूर है या मेल से दूर है, ये चेक की जाती है, दूरी चेक की जाती है, डेविएशन चेक की जाती है। उसके बाद है पैरानोया। पैरानोया क्या होता है? पैरानोया भी साइकोटिक इलनेस की सिम्टम है। पैरानोया शकूक व शुबहात को कहते हैं। कुछ लोग होते हैं वो बड़े शकूक व शुबहात अपने अंदर रखते हैं। मेरे पास अक्सर क्लाइंट आते हैं, तो जब उनको मैं कोई पीने के लिए चीज़ देता हूँ तो उनकी आंखें बता देती हैं कि वो पैरानॉइड है, मतलब उनको लगता है इसमें कुछ मिलाया गया, ठीक है। कुछ लोग तो अवॉइड करते हैं, वो कहते हैं ये वाला गिलास आप पिएं। जो बहुत ज़्यादा जिन साइकोपैथ होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो तो बाकायदा इंतज़ार करते हैं कि जब ये अपने गिलास से एक सिप ले लेगा फिर मैं पकड़ूंगा। हाँ, हालांकि वो जूठे से भी खौफ खा सकते हैं, जूठे से नहीं, जहर ना मिलाया। पैरानोया, पैरानॉइड पर्सनालिटी, ये ख़बत अज़ियत में भी शामिल, डिल्यूजन्स होते हैं इनको लगता है इनको वॉच किया जा रहा है, कैमरे की आंख इनको देख रही है, इनके इरादों को अगला बंदा पढ़ लेगा, इनके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। वो जो हाँ, वो जो टीवी में जो बात कर रहे हैं वो मेरे ही बारे में कर रहे हैं, सैटेलाइट से मेरे ख्यालात अपनी तरफ, डिल्यूजन्स हैं। मौजूदा दर्जाबंदी में इसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में ज़म कर दिया गया है। पहले ये सेपरेट होती थी एक सिम्टम्स, अब ये पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक इलनेस है, उसकी एक सिम्टम्स हैं ये, ठीक है। इसके स्कोर से अंदाज़ा होता है कि फ़र्द में कितने डिल्यूजन्स पाए जाते हैं, ठीक है। डिल्यूजन्स किसे कहते हैं? एक चीज़ होती है हेलुसिनेशंस, एक चीज़ होती है इल्यूजन्स, एक डिल्यूजन्स। सबसे पहले इल्यूजन समझते हैं। इल्यूजन कहते हैं इल्तबास को, ठीक है। हाँ, वहम होना, वहम होना नहीं है ये, ठीक है। वहम होना हेलुसिनेशंस होता है। इल्यूजन्स में ये होता है कि व्हेन वी रॉन्गली परसीव थिंग्स, ठीक है। रस्सी को सांप समझ लिया, ठीक है, धूप पड़ रही थी तो हमें लगा कि ये पानी है सड़क पे। जब चीज़ों को हम परसीव करने में गलती कर दें, परसेप्शन की मिस्टेक कर दें, वो इल्यूजन है, ठीक है। अब आ जाएं हेलुसिनेशन की तरफ। व्हेन वी परसीव थिंग्स व्हेन इट इज़ एक्चुअली प्रेजेंट, चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, और हम उनको गलत परसीव करें, ये तो है इल्यूजन। जब चीज़ मौजूद ही नहीं, व्हेन वी परसीव थिंग्स व्हेन इट इज़ एक्चुअली नॉट प्रेजेंट, कुछ चीज़ है ही नहीं, रस्सी भी नहीं पड़ी और आपको सांप दिखाई दे रहा है, यहाँ कोई भी नहीं और आपको एक बाबा जी दिख रहे हैं कि वहाँ छत से देख रहे हैं मुझे, कोई चीज़ जो है ही नहीं वो सुनाई दे, कोई चीज़ जो मौजूद ही नहीं वो दिखाई दे। सबसे ज़्यादा इल्यूजन होते हैं विजुअली, कि इंसान को दिखाई देती चीज़ें, साउंड सुनाई देती, जायके महसूस होते हैं। जो मरीज़ होते हैं उनको ऐसे ऐसे हेलुसिनेशंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद डिल्यूजन्स हैं। डिल्यूजन्स कहते हैं रॉन्ग बिलीव्स, होल्डिंग अनशेकेबल रॉन्ग बिलीव। ऐसे बिलीव्स इंसान होल्ड करता है जो अनशेकेबल होते हैं। आप कहेंगे ना ऐसा नहीं है, वो यकीन नहीं करेगा, ठीक है। वो एक बंदा कहेगा, डिल्यूजन में बताता हूँ, डिल्यूजन्स की कई अक़साम हैं। यहाँ पे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशंस होते हैं, इंसान को लगता है कि उसको कब्ज़ा किया गया, उसको वॉच किया जा रहा है, उसके पीछे कोई चल रहा है, ठीक है। और इसी तरह से डिल्यूजन्स होते हैं ग्रैंडियोस, ख़बत अज़मत इसे कहते हैं। इंसान को लगता है वो बहुत अजीम है, वो कोई हस्ती है, ठीक है, उसकी मुलाकात फ़लाँ से होगी, जी। तो इसी तरह से और भी डिल्यूजन्स होते हैं। एक बंदा कहता है मैं ये इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ और अमेरिका में मौजूद हूँ, हालांकि ऐसा तो नहीं पॉसिबल। इनका रियलिटी कॉन्टेक्ट नहीं होता, ये रियलिटी से बिल्कुल हट के होते हैं। अच्छा, इसके बारे में सवालात होंगे, अगर वो सवालात पॉजिटिव साबित हो गए तो पता चल जाएगा कि इस बंदे में डिल्यूजनल थिंकिंग भी पाई जाती है, ठीक है, यानी कि ये पैरानॉइड
की तरफ, पैरानोया की तरफ जा रहा है। जा रहा है। इसके बाद एक और सिम्टम्स होंगी, हम डिसऑर्डर क्वेश्चंस होंगे जिसे हम कहते हैं ज़फ़ असाब। पता चल जाएगा कि हमारा जो पेशेंट है वो फोबियाज़ का शिकार है, उसे एंग्जाइटी है, अफसुर्दगी है, बेचैनी है, जी। उसे अपने असाब कमज़ोर लगते हैं, या फिर वो ओसीडी की तरफ है, उसे लगता है कि मेरे से ये काम कोई और करवाई जा रहा है, जी। मैं हाथ धोना नहीं चाहता, मेरे से कोई धुलवाई जा रहा। अगर उसकी अलामत मिलेंगी तो वो 7 स्केल में हम ज़फ़ असाब में लगाएंगे। उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया होगा, SC। स्किज़ोफ्रेनिया ज़ाहिर है एक मुकम्मल डिसऑर्डर है, इसमें बड़ी वैरायटी पाई जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स का एक मजमुआ होता है। उमर पॉजिटिव सिम्टम्स को कहते हैं ऐड अप समथिंग ऐड अप इन द पर्सनैलिटी। जब कोई नई चीज़ पर्सनैलिटी में ऐड हो जाए तो ये पॉजिटिव सिम्टम। नेगेटिव सिम्टम्स का लेकिंग, कोई लैक हो गया, पहले ये अच्छे से बोलता था अब कम बोलता है, जो कमियां होंगी वो नेगेटिव सिम्टम्स होंगी। इसमें ज़्यादा हेलुसिनेशंस भी होंगे, डिल्यूजन्स भी होंगे। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक बड़ी बुरी बीमारी है, लाइफ लॉन्ग है। इसके बाद है मैनिया, मैनिक सिम्टम। एक चीज़ होती है हाइपोमैनिक, हाइपो का मतलब था कम, मैनिया शादमानी को कहते हैं। मैनिया का मतलब होता है कि इंसान इतना खुश होता है, वो खुशी हकीकत में नहीं होती, वो खुशी मरीज़ाना होती। एक है ना कि रियल में इंसान का दिल खुश हो, इंसान खुश हो। एक है कि ऐसे शो करवाया, प्रिटेंड टू बी गुड, टू बी हैप्पी, बड़ा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, हालांकि उसको वो खुशी हकीकी नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा बंदा होगा तो वो, इसे हम कहते हैं खुश मजाज, चंचाल, पुरज़म, ऐसे दिखाई देते हैं ये लोग, जैसे बहुत ही खुश हैं, कोई मसला ही नहीं। फिर बाइपोलर डिप्रेशन की तरफ कोई जाएगा। बाइपोलर कहते हैं 2 पोलैरिटीज़, या तो बहुत खुश हो जाना या इंतहाई रोते रहना। 2 पोलैरिटीज़ में, 2 सिमतों में वो चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद होगा समाजी दिलचस्पी। फ़ौरन ही पता चल जाएगा इसके क्वेश्चन से कि ये बंदा समाज में सोशल इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं, या इसे समाज से कोई लेना देना नहीं। गॉट इट? तो ये था हमारा टेस्ट, दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है तो पूछें।